हेलो बच्चों, देखो आज की वीडियो में ना हम मैग 8 कवर करेंगे। एंड आई नो आप लोगों का एग्ज़ाम कल ही है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में रखूंगी। एंड जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। एंड क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों के मैग 8 की कोई और वीडियो नहीं ली है, तो ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, वो भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है। प्लस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मुझे लगे, मैंने उनके आंसर्स भी इस पीडीएफ में डाल दिया है। तो डोंट वरी, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जल्दी। एंड मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल। ओके, चलो। देखो, फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा इंट्रोडक्शन, वो बेसिकली बताता है जो ये न्यू लिटरेचर है ना, न्यू लिटरेचर इज नथिंग बट एक तरह से कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डिमीनिंग सा वर्ड लगता है कि भाई ये सारी कंट्रीज जितनी भी है ना, वो सारी की सारी कभी ना कभी ब्रिटेन के अंदर रूल में रही थी, है ना, कॉलोनाइज्ड रही थी। तो हम इसको कॉमनवेल्थ लिटरेचर ना बोल के इसको क्या बोल देते हैं, न्यू लिटरेचर। देखो, इसका ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखा जाता है कि कौन सा टर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर या फिर न्यू लिटरेचर। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे दिया है। कॉमनवेल्थ लिटरेचर रेफर्स टू द वर्क्स फ्रॉम फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। ठीक है, रिटन इन इंग्लिश। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो न्यू लिटरेचर है वो ज़्यादा इंक्लूसिव है। ठीक है। एंड ज़्यादा प्लूरैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट करती है, और ज़्यादा आइडेंटिटीज इन्वॉल्व करती है, कल्चरल हाइब्रिडिटी दिखाती है, इंडिजिनस एक्सपीरियंस दिखाती है, लोकलाइज्ड थीम। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जल्दी आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं मुझे, तो बहुत इन डेप्थ डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ये है कि आप लोगों को ना एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा, एंड आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैम, आपका ये सिर्फ एक वीडियो एंड इसकी पीडीएफ विल बी मोर देन इनफ फॉर अस टू प्रिपेयर आवर एग्जाम कंप्लीटली। ओके। तो देखो, ये क्वेश्चन सेम कितनी बार रिपीट हुआ है। ये यहाँ पे मैंने 2 नंबर डाल रखे, तो मतलब 2 बार मुझे पहले मिला, फिर दोबारा मिल गया। ठीक है, फिर देखो एक बार दोबारा से नीचे आया हुआ है। तो इस तरीके से ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा है, और भी क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, वो भी आ जाते हैं रेंडमली। देखो, ये जो टर्म है ना, कैन द टर्म न्यू लिटरेचर भी क्रिटिक, है ना, तो ये इनका आंसर भी सेम इसी में ही मिल जाएगा आपको, जब आप ये सारे आंसर्स पढ़ोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इज देयर अ सिग्निफिकेंट लिंक बिटवीन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स? तो क्या लिटरेचर और पॉलिटिक्स का कोई हमें लिंक दिखता है? बिल्कुल दिखता है भाई। जो हमारे जॉर्ज ऑरवेल थे, उनकी जो ये नॉवल थी 1984, ये भी सेम पॉलिटिक्स को बारे में बताती है कि किस तरीके से ये लोग हमारे ऊपर रूल करते हैं। एक तरह से जो हम बिग बॉस देखते हैं ना, थर्ड आई, है ना, वो हमारे ऊपर रेगुलर रहती है, बनी रहती है ना। फिर जो ये गुगीवा थ्योंगो है, ग्रेन ऑफ व्हीट, इनका नेक्स्ट आपका ब्लॉग में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना कि लिटरेचर क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्रिटिक्स शेप पॉलिटिकल रियलिटीज, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, एंड जो लोगों की रेजिस्टेंस है, रिफॉर्म है, प्रोपेगेंडा है, वो सब दिखाता है। ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये इंटरट्वाइंड है, कि मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं चलती। जो लिटरेचर है वो लाइफ की रियलिटी दिखाता है, तो लाइफ की रियलिटी में हमारी पॉलिटिक्स भी आती है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो भी इन्वॉल्व होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिड माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स प्ले अ रोल इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी? इसका मतलब है, जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स मतलब वो लोग इंटेलिजेंट भी होने चाहिए। माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स जो लोग होंगे, क्या उन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बनाने में? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो बिल्कुल है जी। देखो, मैंने आप लोगों ने अगर मेरी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी, जो कि मैंने कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के अंदर कवर करी है मैग 5 के अंदर, तो उसमें मैंने बताया आपको कि ये लोग क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब ये जो कॉलोनीज बनी थी, ठीक है, उसके टाइम पे क्या इफेक्ट हुए, किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको, एंड उसके आफ्टरमैथ इफेक्ट्स क्या रहे, मतलब उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद भी क्या उन लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए। तो इन सारी चीज़ों को ये हमारे लोग जो है डिस्कस करते हैं। जैसे ये एडवर्ड सईद हो गए, ठीक है, ये पैलेस्टीनियन अमेरिकन है।
तो ये पैलेस्टीन से अमेरिका गए, ठीक है। फिर ऐसे हमारे होमी के भाभा जी हो गए, तो ये भी इंडिया के बॉर्न है, बट ये दूसरे देश चले गए। सेम ऐसे गायत्री स्पिवक है, ये भी इंडिया की बॉर्न है। तो इनके देखो मेजर वर्क्स आप मेंशन कर देना, ओरिएंटलिज्म, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, एंड द लोकेशन ऑफ कल्चर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। एंड फिर इनका कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ के बारे में है, ये क्या क्या क्वेश्चंस रेज करते हैं। अगर आप लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो मैं आपको बता रही हूँ, मैग 5 की जो मेरी एक वीडियो है, आई थिंक ब्लॉक 8 के अंदर, जिसमें मैंने क्या बताया है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज होती है ना, तो उसमें पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। ये मैं क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप एक बार जाके वो वीडियो मेरी ज़रूर देखें, क्योंकि आपका पूरा जो ये आपका सब्जेक्ट है ना मैग 8 का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट ही किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे कॉमनवेल्थ लिटरेचर है। तो आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वर्ड ही नहीं समझ में आएगा, ये थ्योरी ही नहीं समझ में आएगी, तो आप पूरा जो ये सब्जेक्ट है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है ना, कोर कॉन्सेप्ट है, वो मिस आउट कर दोगे। फिर आपके आंसर्स में वो अगर मेन चीज़ मिसिंग होगी तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका at one point in time was referred to as the dark continent. What do you think are the implications of the term dark in this context? तो यहाँ पे जो है एक तरह से वो लोग जो बाहर से लोग आए, जैसे ब्रिटिशर्स आए अफ्रीका गए, वहाँ पे कॉलोनी बनाई, तो उन्होंने अफ्रीका को किस तरह से पोर्ट्रे किया पता है, कि ये तो लोग डार्क है, बहुत ही ज़्यादा सेवेज से है, मतलब जंगली है, अनसिविलाइज्ड है, मिस्टीरियस है, अननोन है यूरोपियंस के लिए, ठीक है, मिस्टीरियस, सिविलाइज्ड, इस तरीके से यूज़ किया। एंड उन लोगों को डार्क कॉन्टिनेंट बोल दिया, कि इन लोगों को कुछ नहीं पता, बहुत मिस्ट्री है यहाँ पे। आप मतलब बाकी के जो लोग हैं ना, बहुत अनसेफ टाइप भी है। तो इन लोगों ने अपने आप को तो क्या दिखाया, कि हम सेंटर में, यूरो सेंट्रिसिज्म एक वर्ड होता है बच्चों, जो कहता है कि सबसे बढ़िया जगह यूरोप ही है, सबसे अच्छी जगह यूरोप है, बाकी सारी जगहें उससे नीचे आती है। ठीक है, तो यूरो मतलब यूरोप, एंड सेंट्रिक मतलब उसको सेंटर में रखने का पॉइंट ऑफ व्यू, की सबसे ऊंचा, सबसे बीच में, सबसे पहले हमारा यूरोप आएगा। बाकी सारी जगहें तो पुरानी है, इंफीरियर है, प्रिमिटिव है। ठीक है, इस तरीके से दिखाया, तो कॉलोनियल स्टीरियोटाइपिंग कर दी उन लोगों के साथ। फिर इग्नोरेंस, एरोगेंस दिखाई, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग जो है यूज कर लेना। रेसिस्ट, डिह्यूमनाइजिंग, ये सारी टोन्स उन लोगों ने यूज करी। चलो, तो आई होप आपको जो ये फर्स्ट हमारी यूनिट है ना, ये अच्छे से समझ में आ गई हो। सो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है अ ग्रेन ऑफ वीट। ये अ ग्रेन ऑफ वीट है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, नॉट अ गेन ऑफ वीट। तो ये किसने लिखा था? ग्यूगी वा थियोंगो, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट केनियन राइटर थे। ठीक है, तो इस नॉवल के अंदर वो क्या बताते हैं, बेसिकली केनिया का जो इंडिपेंडेंस है उसका इवेंट चल रहा है। ठीक है, एंड ये लोग जो है उहुरु सेलिब्रेट कर रहे हैं। उहुरु क्या है? एक तरीके से केनिया की इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्र दिवस होता है ना, ऐसे। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर रहे, ठीक है, तो उससे आज़ादी की खुशी मनाने वाले हैं। एंड ये जो नॉवल है ये 1967 में लिखी गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवल मानी जाती है वहाँ के लोगों के लिए। एंड वर्ल्ड वाइड भी इसे वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत अच्छा नॉवल काउंट किया जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर क्या होता है देखो, तो जो ये माओ माओ रिबेलियन ग्रुप है ना, इसके कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। इसके अंदर जो लोग रिबल्स होते हैं, कि उनका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, वो किस तरह की लाइफ जीते हैं। एंड ये किस विलेज के अंदर सेट है? थाबाई। ठीक है, अभी देखो इसकी स्टोरी बड़े इजीली आप लोग समझ लोगे, जैसे मैं आपको इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। तो इनका जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, मुगो है वो। ठीक है, ये इसने विलेजर्स के सामने बहुत ही अच्छी अपनी इमेज बना रखी है एज अ रिबेलियन की। मतलब ये एक तरह से हम जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी थे ना, सेम ऐसे ही ये गांव वालों के लिए ऐसा है कि इसने लोगों की जानें भी बचाई है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे लड़ाई भी रखी है। बट ये इसके पास एक सीक्रेट है, इसने एक बार
किहिका नाम का आदमी था जो सेम इसी रिबिलियन ग्रुप का एक हेड लगा लो, उसको बेट्रे कर देता है, वो धोखा दे देता है। बेसिकली ये ब्रिटिशर से भाग रहा होता है किहिका, ठीक है। तो जो ये मुगो है उसकी जगह बता देता है ब्रिटिशर से कुछ पैसे लेकर के, ठीक है। एंड ये बात विलेजर्स को नहीं पता कि इसने हमारे आदमी को जो है धोखा दिया है, ठीक है। किहिका कौन हो गया, ये भी एक फ्रीडम फाइटर है, ओके, जिसको ब्रिटिशर्स मार देते हैं, ओके। एक तरह से ये शहीद हो जाता है किहिका। अब म्यूगो का सच किसी को नहीं पता एंड लोग इसे भी सेलिब्रेट करते हैं एज अ गुड फ्रीडम फाइटर, एज अ पर्सन टू हुम वी कैन लुक अपॉन, ओके। फिर आ जाता है गाय कॉन्यू। ये भी एक इंसान है जो खुद फ्रीडम स्ट्रगल में जो है कंट्रीब्यूट करता है, प्लस ही इज अ कारपेंटर, ओके, क्राफ्ट्समैन भी है ये। एंड इस ये दोनों मुगो एंड गायकॉन्यो, इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो जो मुगो है वो तो जल्दी रिलीज हो जाता है, बट गायकॉन्यो काफी टाइम लगा देता है, उसको 6-7 साल लग जाते हैं रिलीज होने में। तब तक जो इसकी बीवी होती है मम्मी, है ना, इसका पेट में बच्चा होता है किसी और आदमी का। जैसे ही गायकवाड़ वापस आता है रिलीज होके, ये सोचता है कि मेरे ऊपर जितने भी अत्याचार है ना, मैं अपनी बीवी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, एंड मैं अपना थोड़ा दुख रिलीज करूंगा। बट इसे क्या पता चलता है आते ही कि इसकी बीवी तो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इसको बड़ा बुरा लगता है, एंड वो भी किसके बच्चे की माँ, करंजा, ठीक है। करंजा जो है एक तरह से होमगार्ड है जो कि ब्रिटिशर्स का लॉयल है। एंड इस करंजा ने मम्मी के साथ एक्चुअली जबरदस्ती रिलेशन बनाया है, मतलब मम्मी की इच्छा के बिना, ठीक है। ये बात गायकॉन्यो को नहीं पता, तो गायकॉन्यो जो है आते ही मम्मी से सेपरेट हो जाता है। गायकॉन्यो बीवी थी, मतलब मम्मी बीवी थी गायकॉन्यो की। तो जो ये मम्मी है, अब इसके मन में बड़ी टेंशन चल रही है कि जो मतलब मैं तो कहीं की नहीं रही, मेरा पति ने भी मुझे छोड़ दिया, ये बच्चा भी किसी और आदमी का है, जो मतलब हालांकि करंजा मम्मी से प्यार करता है, ये बस चाहता है कि मम्मी इसकी हो जाए, बट मम्मी करंजा से प्यार नहीं करती, वो गायकॉन्यो के लिए ही लॉयल है, उसे प्यार करती है, उसकी बीवी है, ठीक है। एंड ये मम्मी जो है किहिका की बहन भी है, ठीक है। तो मम्मी म्यूगो की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, ओके। एंड लास्ट में मतलब ये हमारे एक्स फाइटर्स दिखाते हैं कि ये जो है अभी फिलहाल हमारे ब्रिटिशर्स के लॉयल बन चुके हैं, जनरल आर एंड कोयना, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। अब आपको आई थिंक थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो ये जो उहुरू का डे है, जिसमें ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सब लोग बहुत ही ऐसे उतावले होते हैं कि म्यूगो भी आएगा, वो अपनी स्पीच देगा बढ़िया सी। म्यूगो तो चाहता है कि उसे वो ना ही आए, ये उहुरू का ये फेस्टिवल में ना ही आए, ताकि उसको कोई स्पीच नहीं देनी पड़े, लोगों को उसके बारे में कुछ पता ना चले, ठीक है। तो वो अपने ही अंदर अपनी कॉन्शियस से लड़ाई कर रहा है कि उसका जो सीक्रेट है वो बाहर आ गया तो लोग उसकी बड़ी बेइज्जती करेंगे, है ना। उसको फिर नीची आंखों से देखेंगे कि तू तो बेट्रेयर निकला, तूने तो धोखा दे दिया। फिर ये जो गायकॉन्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि अपनी मम्मी जो इसकी बीवी होती है उससे बड़ा गुस्सा हो जाता है, ओके। एंड विलेजर्स जो है करंजा को सोचते हैं कि इसने किहिका को धोखा दिया होगा। इसका जो किहिका का बेट्रेयर है, जिसने किहिका को मरवाया है, ये लोग एज्यूम करते हैं कि ये करंजा हो सकता है, क्योंकि करंजा का नेचर है ऐसा, ठीक है। करंजा जो है किसके लॉयल था, ब्रिटिशर्स के भी लॉयल था। अब जब लास्ट डे आता है, मुगो ये उहुरू के फेस्टिवल में आ जाता है, क्योंकि मम्मी से बात करती है कि तुम पब्लिकली कन्फेस कर लो, यही अच्छा है। अब मुगो जो है फाइनली सबको बता देता है कि एक्चुअली टीका को मैंने ही बेट्रे किया। इसके मन में इतनी टेंशन होती है, इसे लगता है कि सबको बता देने में ही वो टेंशन रिलीज होगी, अदरवाइज मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। चंद पैसों के लिए मैंने अपने ही जो हमारे देश के लिए कोई इंसान लड़ रहा था उसको मरवा दिया, इस चीज़ का इसे दुख बहुत होता है, ठीक है। तो फाइनली कन्फेस कर लेता है कि इसने ही बेट्रे किया है, धोखा दिया है। तो जो जनरल आर है और कोयना है, ये मूगो को अरेस्ट कर लेते हैं। एंड जो करंजा है वो अकेला रह जाता है, क्योंकि जो मम्मी है वो गायकोनियो के पास वापस चली जाती है, एंड गायकोनियो मम्मी को माफ कर देता है जब मम्मी उसे बताती है कि मेरी कोई मर्जी नहीं थी इस बच्चे को करने में, या फिर मैं करंजा से बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो लास्ट का सीन दिखाते हैं कि ये जो गायकोनियो है, ये क्राफ्टमैन तो होता ही है, तो ये अपनी बीवी के लिए एक ऐसे चित्रकार बनाता है, ठीक है। तो यहीं पे ये पूरा नॉवल ख़त्म हो जाती है, ये दिखाते हुए कि इन दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो गया एक तरीके से, ये लोग आपस में मिल चुके हैं दोबारा से। तो इसकी थीम्स में देखो, बेट्रेयल आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगी, फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी है,
हीरोइज्म वर्सेस ह्यूमन फ्रेलिटी है, एंड लव एंड फॉरगिवनेस है। ओके। और क्या क्या सिंबल्स दिखाए, देखो जो ये ग्रेन ऑफ व्हीट है ना, ये एक तरह से बाइबलिकल रेफरेंस है, जिसका मतलब होता है कि एक तरह से दोबारा से जीवन होना किसी चीज का। जब एक ग्रेन मरेगा, ठीक है, तब दूसरी नई लाइफ जीवित होगी। ओके। एंड जो स्टूल है, वो जो चित्रकार होता है, वो दिखाता है कि दोबारा से अपने रिश्तों को अच्छा बनाना। ओके। नई शुरुआत करना। तो इसमें नरेटिव स्टाइल क्या है, नॉन लीनियर है। कभी पास्ट का दिखाएंगे, कभी फ्यूचर का दिखाएंगे, कभी प्रेजेंट का दिखाएंगे। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव दिखाया गया एंड फ्लैशबैक दिखाया गया। आई होप आपको ये पूरा का पूरा नॉवल जो है क्लियर हो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो इसमें क्वेश्चंस पूछा है कि डज ग्यूगी डिपिक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन केन्या इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हाँ जी भाई, बिल्कुल इन्होंने वो पोर्ट्रे किया है। तो पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी दिखाई है कि इन लोगों के साथ कितना अत्याचार होता था। जो ही का था रेवोल्यूशनरी लीडर, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं ब्रिटिशर्स, एंड बाकी सारे लोगों को भी डिटेन करते हैं, टॉर्चर करते हैं। फिर बेट्रेयल एंड मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट अमंग केनियंस। तो जो केनियन लोग होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग किसकी आती है कि कोई उन्हें धोखा दे रहा है, तो उन्हें डर का, सस्पिशन का, मतलब भरोसा नहीं कर पाते वो अपनी ही कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल बॉन्ड्स एंड फैमिलीज की, किस तरीके से जो फैमिलीज है वो आपस में टूटी हुई है कॉलोनियल रूल के अंडर। ओके। एंड साइकोलॉजिकल डैमेज एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो म्यूगो है ना, ये म्यूगो के थ्रू इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिपिक्ट करी है कि किस तरीके से इंसान मेंटली परेशान हो चुका है ना, अपनी आइडेंटिटी को खो चुका है, कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा, एंड ब्रिटिशर्स का लॉयल बन जा रहा है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दिखाई है कि केनियंस को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिया गया, ठीक है, कि भाई उन्हीं की ज़मीन पे उन्हीं को लाचार बना के रखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट। तो इट्स अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, डेथ एज अ पाथ टू फ्रीडम, एंड मॉरल एंड सोशल रीजनरेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर कर लोगे। अच्छा, बीच बीच में आपको और क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो कि बहुत आसान है। इसके जितने ये 4-5 क्वेश्चंस के जो मैंने आंसर्स लिखे हैं, जब आप इनको पढ़ लोगे ना, तो उन क्वेश्चंस का आंसर भी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, मेन आपको जो इसकी स्टोरी है पूरे नॉवल की वो पता होनी चाहिए, समरी, प्लस ये जो 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं, उनके आंसर्स पता चल गए, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कोई ऐसे बहुत यूनिक चीज नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री दैट कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ मॉडर्न केनिया इज कैप्चर्ड सक्सेसफुली बाय यूगी वा थ्योंगो इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट। तो हाँ जी भाई, बिल्कुल इन्होंने कैप्चर करी है कॉलोनियल ऑपरेशन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, जो केनिया के अंदर बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, फिर बेट्रेयर, गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट दिखाया, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन दिखाई है, पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस दिखाया कि जैसे एक कंट्री इंडिपेंडेंस मिलती है, तो ऐसा नहीं होता सब कुछ बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं भाई, एकदम से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो सब इसमें दिखाया है। ब्लेंडिंग पर्सनल एंड नेशनल हिस्ट्रीज। ठीक है, चलो इसमें देखो 2 क्वेश्चंस और दिए हैं। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज पोर्ट्रेड बाय यूगीवा थियोंगो, ग्रेन ऑफ व्हीट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोज राइटिंग्स फ्रॉम केनिया और थिएटर इन नाइजीरिया। ये आप लोगों की मर्जी है, ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं तो कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये 1 या 2 बार ही मिले थे, ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस थे उनके मैंने आपको आंसर्स ऊपर दे दिए। ओके। ओके, हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है अ डांस ऑफ फॉरेस्ट बाय वॉल सोइंका। जैसे हमारे केनियन राइटर थे यूगीवा थियोंगो, सेम ऐसे ही हमारे नाइजीरियन इम्पोर्टेंट राइटर है वॉल सोइंका। तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस की थीम ही रखी गई है, बट जो हमारे वॉल सोइंका है वो क्या कह रहे हैं इस नॉवल के थ्रू, कि भाई आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ना काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपने जो पास्ट में गलतियां करी है वो फ्यूचर में गलती ना कर दो, जिससे ये हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये है ना बहुत ही मैजिकली इन सब चीज़ों को दिखाते हैं अपने इसमें, मतलब नॉवल के अंदर, कि एक जंगल है जहाँ पे जो ये फॉरेस्ट हेड है, ठीक है, ये मिस्टिकल वाइज स्पिरिट है।
ओके, ये एक आत्मा है जो कि बहुत सारे सुपर एलिमेंट्स को है ना एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो लिविंग है अभी जो जी रहे हैं, उन लोगों को एक तरह से कन्फ्रंट करेंगे, मतलब उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई तुम लोगों ने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत काम करे हैं, तो तुम्हें उनके लिए पनिश भी किया जाएगा। और उनको आगे ध्यान भी रखना है कि भाई अब एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो रहा है। उस फेस्टिवल का नाम मैं आगे बताऊंगी। ओके, तो बेसिकली इसमें एक प्ले के थ्रू, प्ले विद इन अ प्ले है। ओके, उस प्ले के थ्रू ये सारे जो स्पिरिट्स है ये इनको कन्फ्रंट करेंगे। तो कौन कौन है इसमें, डिमोक है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट से भरा हुआ है। ओके, एंड जो रोला है ये एक प्रोस्टिट्यूट थी, बट बहुत सुंदर औरत होती है जिसको हम मैडम टॉर्टॉइस के नाम से भी जानते हैं। फिर एडेने भी है, ये एक हिस्टोरियन होता है। ओके, एंड ही इज द स्पोक्समैन ऑफ द टाउन। फिर डेड मैन एंड डेड वुमेन होते हैं, ये दोनों के दोनों स्पिरिट्स है जो विक्टिम्स होते हैं पास्ट के, मतलब पास्ट में इन्हें कुछ ना कुछ सजा मिली होती है। फिर एक ईश्वरो होता है जो एक ट्रिक्स्टर डीटी होता है, मतलब जो चालबाजी करते हैं ना बहुत सारे लोग। ठीक है, डीटी होता है, एक तरह से भगवान की फिगर होती है। ओके, तो ये क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और सच्चाई को छुपा देता है। अब दिखाते हैं कि भाई ये जो फॉरेस्ट हेड है उसने सारी स्पिरिट्स को बुला लिया है गांव के अंदर। और ये क्या है, किसको कन्फ्रंट करेगा, जो लोग करप्ट है, जिन लोगों ने अपने पास्ट में गलत चीजें करी है। तो डिमोक मैंने बताया था ना, इसने किसी को मार दिया था आउट ऑफ जेलेसी, अब इसे गिल्ट होता है। रोला क्या क्या है, वायलेंट बिहेवियर था, मैनिपुलेटिव औरत थी, तो उसको भी ये कन्फ्रंट करते हैं। एडेनेबी भी एक नाम, एक कैरेक्टर होता है जो कि करप्ट ऑफिशियल होता है, तो उसको भी ये बोलते हैं कि भाई तूने बहुत करप्शन किया है। फिर जो ये डेड मैन है और डेड वुमेन है, ये स्पिरिट्स होती है जो कि एक तरह से फॉरगेटन विक्टिम्स होते हैं हिस्ट्री के। तो इनके जरिए जो हमारे वॉल सोइनका है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम अपनी हिस्ट्री को भूल मत जाना, पास्ट में जो गलतियां करी है, किस तरीके से हमने पास्ट में इतने दुख झेले हैं, एंड किस किस इंसान के साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ है, उन सारी चीज़ों को याद ज़रूर रखना। ठीक है, तो ये मिस्टिकल फॉरेस्ट के अंदर जो है इन सब लोगों का फ्लॉज, सिंस एंड हिपोक्रेसीज को क्या कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, एक तरीके से जाहिर कर रहे हैं। ओके, फिर क्लाइमेक्स में क्या दिखाते हैं कि मतलब वही है कि इन सबको एहसास करा देते हैं कि भाई किस किस ने क्या क्या गलती करी है। तो ये एक वार्निंग भी जारी करते हैं फ्यूचर के लिए कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो मेजर थीम्स क्या हो जाता है, द डेंजर्स ऑफ फॉरगेटिंग द पास्ट, ह्यूमन वीकनेस एंड मॉरल करप्शन, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिडम्पशन, साइकिल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कि किस तरह से हिस्ट्री जो है रिपीट हो जाती है अगर आप उसमें कुछ भी चेंज ना करो, बदलाव ना करो तो। फिर सिंबोलिज्म दिखाया है, फॉरेस्ट जो है एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड दिखाया है, अ प्लेस वेयर हिडन ट्रूथ्स emerge। ठीक है, डेड मैन एंड डेड वुमेन क्या दिखाया है, नेग्लेक्टेड रॉन्ग पास्ट, जो भी आपने पास्ट में गलतियां करी है उनको आप भूल चुके हो। ओके, ईश्वरों क्या दिखाया है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ फेट एंड कॉन्सिक्वेंस, एंड टोटम पॉल दिखाया, सिंबल ऑफ कम्युनल आइडेंटिटी एंड लेगेसी। ओके, तो इसका नैरेटिव क्या है, रियलिज्म है, रिचुअल, मिथ, सिंबोलिज्म, एंड योरुबा नाम था उसका। मैं आपको बोली थी ना कि उस फेस्टिवल का नाम बताऊंगी, योरुबा। ठीक है, तो इट्स ट्रेडिशनल अफ्रीकन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ओके, डायलॉग्स होंगे, चैंट्स होंगी, इनकेंटेशंस होंगे, रिचुअल डांसेस होंगी, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। द सोइंकास डांस ऑफ द फॉरेस्ट सजेस्ट सम फॉर्म ऑफ सोशल चेंज। बिल्कुल जी, देखो ये जो है ना प्ले वॉर्न करता है ब्लाइंडली सेलिब्रेट करने को, इंडिपेंडेंस को, कि भाई ध्यान से आगे के लिए ध्यान रहे, कुछ गलतियां ना हो जाए। तो ये पास्ट को कन्फ्रंट करता है, फ्यूचर को कन्फ्रंट करता है, एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को बुलाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बेट्रेयल, इनजस्टिस, करप्शन, ये सब डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू ये काफ़ी सारा मॉरल दिखाते हैं। जैसे डिमॉक जो है गिल्ट रिडन आर्टिस्ट है, रोला जो है एक इमोरल वुमेन है, एडनी भी जो है एक करप्ट ऑफिशियल है। ठीक है, सो रिटर्न ऑफ डेड मैन एंड डेड वुमेन दिखाता है कि आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हिस्ट्री में जो भी गलत चीज़ें करी है ना, उन सभी चीज़ों को आप आगे रिपीट ना कर दो। तो उनको याद दिलाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने गलत करी है। तो इस तरीके से ये सोशल चेंज के लिए बात करते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के अंदर। ओके,
इंटरप्रेट इन पॉलिटिकल टर्म्स वॉल स्वैंकर्स अ डांस ऑफ फॉरेस्ट। तो पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड है ये? सो इट्स अ पॉलिटिकल एलिगोरी फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइजीरिया। एलिगोरी क्या होती है? जो इनडायरेक्टली किसी और चीज के टूवर्ड्स पॉइंट आउट करे। तो दिखाया तो ये एक फॉरेस्ट के अंदर है कि इस तरीके से स्पिरिट्स है वो समन करती है, वो कन्फ्रंट करती है, ठीक है, लेकिन दिखा किसके लिए? कि इंडिपेंडेंस मिलने के जस्ट बाद आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है। क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लीडरशिप की भाई अभी भी जो लीडरशिप मिली है नाइजीरिया में उसमें भी काफ़ी सारे करप्ट हिस्टोरियंस रहे हैं, इमोरल अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं। ओके। फिर हिस्ट्री एज पॉलिटिकल रेकनिंग की एक तरीके से हिस्ट्री को दिखाया कि पॉलिटिक्स से ये कैसे जुड़ी होती है। ओके। नेशन बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अब हमें अपना नया देश बनाना है और हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे एक तरीके से अपने देश को सही डायरेक्शन में ले जा सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन वॉल्स विंकर्स अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया ना ये प्ले करके बताते हैं इन सब की जो ये गलतियां होती हैं ना इन्हें कन्फ्रंट करते हैं प्ले करके। तो इट रिवील्स द हिडन ट्रूथ, इट्स अ मिरर टू द सोसाइटी, अ पॉलिटिकल एंड मॉरल वार्निंग एंड ब्रिजेस द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। Soinka as nativist identify nativist elements in a dance of forest। तो nativist कौन होता है? जो अपने इंडिजिनस लोगों की बात करे। बेसिकली जैसे हम इंडियन हैं तो मैं इंडियंस के लिए ही कुछ लिखूं, इंडियंस से ही बात करूं, तो वो मेरा नेटिविज्म हो जाएगा कि भाई मैं अपनी रूट से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, अपने देश वालों के लिए, अपनी ज़मीन के लोगों के लिए बात कर रही हूँ। ओके। तो ये इंडिजिनस इंडिजिनस कल्चरल वैल्यूज बिलीव्स मिथ्स एंड ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो ये नेटिविस्ट हो गए। ओके। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज करे हैं? यूज ऑफ योरुबा मिथोलॉजी एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स जो कि नाइजीरिया में काफ़ी फेमस है। ओके। इशुआरो एक ट्रिक्स्टर गॉड है इनके, उनका जिक्र किया है। एम्फेसिस ऑन इंडिजिनस वर्ल्ड व्यू एंड रिजेक्शन ऑफ इम्पोर्टेड अनक्रिटिकल नेशनलिज्म। ओके। कैरेक्टर्स एज कल्चरल सिंबल्स। तो ये सारा आप पॉइंट्स पढ़ लेना, आपको अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टराइजेशन इन डांस ऑफ द फॉरेस्ट। तो नॉन लीनियर राइटिंग है, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है, पास्ट प्रेजेंट मिथिक टाइम। ओके। एंड टू एक्ट्स का प्ले है, ये रियलिटी एंड सुपर नेचुरल दोनों को इंक्लूड करता है। प्ले विद इन प्ले टेक्निक यूज करी है, ट्रायल ऑफ द डेड। ओके। ओके। फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस, रिचुअलिस्टिक एलिमेंट्स डाले हैं एंड प्री कॉलोनियल एंड मॉडर्न नाइजीरियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू चेक देम आउट एज वेल। कुछ देखो ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन तो इसमें रिपीट ही हो रहा है। ओके। एक दो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये भी रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, मैंने चार जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो इंक्लूड कर दिए, तो समझ लो उसी के अंदर से ही कुछ ना कुछ वर्ड घुमा फिरा के आपको दूसरा दे देंगे ये नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा। ओके। तो आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि कुछ सबसे नया हमें देखने को मिल जाएगा तो हम कैसे करेंगे एग्जाम। सो आवर नेक्स्ट ब्लॉग इज आइस कैंडी मैन बाय बापसी सिद्धवा। देखो ये पाकिस्तानी थे, तो इन्होंने जो है ये नॉवल की सेटिंग भी कहाँ रखी है? लाहौर में रखी है। एंड इसका जो पूरा टाइम पीरियड है ना वो 1943 से लेके 1948 के बीच का है। एंड ये जो स्टोरी है नॉवल किसके थ्रू बताई जा रही है? ये एक 8 ईयर ओल्ड पारसी गर्ल है जिसका नाम है लेनी सेठी। ठीक है। पारसी है, ये अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है। इनके घर पे काफ़ी सारे नौकर भी है। ओके। तो ये सिचुएशन क्या है? अभी इसने 1943 से 1947 तक तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला है तो काफ़ी मतलब तितर बितर हो जाएंगे लोग, इधर से उधर भगदड़ होगी, काफ़ी ज़्यादा राइट्स होंगे। ठीक है। तो उसमें ये लड़की क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती है, क्या चीज़ गलत होती है, क्या चीज़ सही होती है, एंड वुमेन का क्या रोल है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा। ओके। तो हमें एक तो कम्युनल टेंशन्स इसमें देखने के लिए मिलती है, ये इसकी एक्चुअली मेन थीम है। सबसे ज़्यादा मेन थीम इसकी क्या है? कम्युनल टेंशन्स होती है हिंदूज मुस्लिम सिख्स के बिना, सिख्स के बीच में। ओके। तो मेन कैरेक्टर इसमें हमारी सबसे पहले तो ये लेनी आ जाती है जो कि हमारी नरेटर है। एंड एक और बात इसके बारे में मैं बता दूँ, ये पोलियो स्ट्रिकन है, पोलियो हो रखा है इस बच्ची को, तो ये अपनी नज़रों से सब कुछ ऑब्जर्व करती है। ओके। बट इसकी एक
बहुत ही गलत बात है कि ये ना ये नहीं सोचते कि सिचुएशन के हिसाब से बोलूँ मैं। ये इसको लगता है कि हमेशा सच ही बोलना चाहिए, तो हर जगह सच ही बोलेगी नो मैटर व्हाट, चाहे उसमें किसी और का नुकसान भी हो जाए। एंड इसकी वजह से किसी का नुकसान तो होगा, मैं बताऊंगी आपको किसका नुकसान होगा। नेक्स्ट हमारी आ जाती है आया शांता। जो ये आया है ये लेनी की केयर टेकर है एक तरीके से, एंड बहुत ही सुंदर है, हिंदू लड़की है, ठीक है। ये लेनी जो है खुद जो है एक पारसी लड़की है, पारसी फैमिली में बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसको बहुत प्यार करती है आया, लेनी को जो है बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर है तो बहुत सारे आदमियों की इस आया पे ना नजर भी रहती है। उसी में से एक है आइस कैंडी मैन, ठीक है, जो कौन है एक तरह से बहुत ही चार्मिंग आदमी है, बहुत टॉकेटिव है, एंड मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर है। ओके, इस लेनी का इस आइस कैंडी मैन को देख के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार से बात करता है सबसे, इस तरह का ये परसेप्शन बनाती है। बट जो ये आइस कैंडी मैन है आया के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एंड इस आइस कैंडी मैन के अलावा जो लेनी के घर में और बाकी के नौकर काम करते हैं ना, इमामदीन हो गया, इलेक्ट्रिक आंट, मतलब जो भी आदमी लोग हैं ऑब्वियसली, वो सब भी आया को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उसे पसंद करते हैं कहीं ना कहीं दिल से, कि वो हमारी हो जाए। एंड ये सारे के सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट सोशल क्लास है इनकी। एंड इनके अलावा एक और कैरेक्टर है इस घर में ग्रैंड मदर का, जो कि लेनी की ग्रैंड मदर है, एंड बहुत ही वाइस एंड काइंड वुमेन है, ठीक है। चलो, अब हम समझ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। भाई कम्युनल टेंशन्स हो गई है जैसे ही अ, हमारा ये पार्टीशन का टाइम आ गया है। उससे पहले तो लेनी जो है इन सब के बारे में ही बताती है कि मेरे घर में ये सब है, ये सब ऑब्जर्व करती है कि जब तक ये पार्टीशन नहीं हुआ था तो उसने एक गांव में भी जाती है जहाँ बहुत अच्छे से हारमोनी देखती है। ये जो इमाम दिन है ना इसके गांव में जाती है एंड देखती है कि सिख है और जो मुस्लिम्स है उनके बीच में कितने ज़्यादा अच्छे से मतलब वो लोग मिलजुल के रह रहे हैं। ओके, बट जैसे ही ये कम्युनल टेंशन्स बनती है तो ये सिक्स है इनके दिमाग में ऐसे डाउट आने लग जाता है कि ये जो मेरे सगे पड़ोसी है, इतने टाइम से हम रह रहे हैं, सालों से एक दूसरे को जानते हैं, कि यही अब मुझे सबसे ज्यादा खतरा पहुंचाने वाला होगा। तो इस तरीके से वो देखते हैं कि लोगों के दिमाग में ये रिलीजन की वजह से कितना ज्यादा टेंशन होने लग गई है, एक दूसरे को देख के अपना खतरा समझने लग गए हैं, ठीक है। अब मेन जो इसका पॉइंट आता है वो तब आता है जब ये सारे मुस्लिम लोग इस आया के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब भीड़ जमा कर लेते हैं। ये आइस कैंडी मैन भी उनमें से होता है मुस्लिम्स के बीच में, कि भाई हमें जो है जब ये इसके घर जाते हैं लेनी के घर, तो पहले तो इन्हें जैसे पता चलता है कि अच्छा ये लोग हिंदू तो नहीं है, ये लोग पारसी है, तो वो इतना इनको मतलब खतरा नहीं करते, इन लोगों के लिए इतना खतरा नहीं बनते। बट जो यहाँ पे हिंदू लड़की रह रही होती है, ये आया जो होती है शांता हमारी, उसे ये कैंडीमैन जानता है तो ये सबको बोलता है कि वहाँ पे बड़ी सुंदर लड़की है, हिंदू है, उसे लेकर के आते हैं हम, ठीक है। उसे या तो बेच देंगे प्रोस्टिट्यूशन के उसमें कर देंगे, या कोई शादी कर लेगा, या फिर कोई अपने पास रख लेगा। तो इस तरह का इन सबका आइडिया होता है। तो ये जो परिवार होता है हमारा, पारसी फैमिली होती है, ये इस आया को छुपा देती है कि इन लोगों को मिले ना ये कहीं भी। बट मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी लेनी है उसकी एक बहुत गंदी आदत है कि वो सच बोलने में कुछ ज़्यादा ही बिलीव करती है। तो ये आइस कैंडी मैन जो है बड़े उससे पूछता है लेनी से कि बताओ आया कहाँ है, मुझे वो पता है वो यहीं होगी। तो ये लेनी जो है इस पे भरोसा करके बता देती है कि आया को हमने छुपाया हुआ है, वो हमारे घर में ही है। तो ये आइस कैंडी मैन इसे ढूंढ के ले आता है एंड वहां से ले जाता है। अब जैसे ही ले जाता है तो लेनी को एकदम से समझ में आता है कि भाई उसने तो बड़ा गलत कर दिया, आइस कैंडी मैन को बता दिया एंड ये आइस कैंडी मैन ने उसे किडनैप कर लिया है अब, ठीक है। तो अब काफी टाइम के बाद ये जो आया होती है ना, ये दिखती है लेनी को और उसकी ग्रैंड मदर को। एंड इसके जो हाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं, क्योंकि जो आइस कैंडी मैन होता है ना, ये उससे शादी कर लेता है एंड प्रोस्टिट्यूशन में भी डाल देता है, ऐसे किसी ब्रोथल पे बेच भी देता है, बहुत बुरा इसके साथ व्यवहार करता है, ठीक है। तो जो इसकी ग्रैंड मदर होती है ढूंढ के निकालती है उसे, मतलब जब एक बार ऐसे एक गाड़ी में दिख जाती है ना एक बार, और आया बताते कि मैं मुझे यहाँ से निकालो, तो ये लोग ठान लेते हैं ग्रैंड मदर एंड लेनी कि हम इसकी हेल्प करके छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्योंकि ऑब्वियसली अपर मिडिल क्लास लोग तो होते ही है, तो इनके अच्छे खासे कनेक्शंस भी होते हैं, तो उन लोगों से ये अपने कनेक्शंस के थ्रू आया को जो है इंडिया भिजवाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आया पहुंच जाती है इंडिया, एंड इसके पीछे पीछे जो ये आइस कैंडी मैन है ना, ये भी छुपते छुपाते इंडिया पहुंच जाता है इसके पीछे।
तो यहाँ पे ही इसका एक तरह से एंड दिखाते हैं कि जो ये आइस कैंडी मैन है ये ब्रोकन है, रिमोर्सफुल है। क्या है रिमोर्सफुल है, ये क्लेम करता है कि बहुत प्यार करता हूँ मैं तो आया से, मुझे बता दो वो कहाँ गई है ये सब। बट इसका प्यार बहुत ही फेक और झूठा होता है। प्यार करने वाला इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। चलो, अभी हम इसकी थीम्स देख लेते हैं। पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस, लॉस ऑफ इनोसेंस, विमेन एंड विक्टिमहुड, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिवीजन, बेट्रियल एंड गिल्ट। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है लेनी का, ठीक है। नॉन लीनियर एपिसोडिक स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल किस हिसाब से, मैंने आपको बोला ना कि आपका पूरा का पूरा जो ये सब्जेक्ट है मैग 8 का, इसमें बहुत बार आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म आपको डिफाइन करना होगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर नॉवल आपकी पोस्ट कॉलोनियल नॉवल बनती है। तो आपको वो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो इसको पोस्ट कॉलोनियल नॉवल बनाएगी। जैसे पार्टीशन का ट्रॉमा है इसके अंदर, एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को भी एक्सपोज करते हैं कि भाई तुमने कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड डाल दिया, उनके बीच में क्योस हो गया बहुत ज़्यादा। फिर वॉइस देते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, जैसे औरतें हो गई, बच्चे हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई। पारसीज एक्चुअली बहुत ही कम तादाद में होते हैं ना, ठीक है। फिर डिफरेंट आइडेंटिटी क्राइसिस ये एक्सप्लोर करता है। कल्चरल डिसलोकेशन हो जाती है जब भी दो देश डिवाइड होते हैं। एंड हिस्ट्री फ्रॉम एन इंडिजिनस व्यू पॉइंट, कि कॉलोनियल ये टाइम पे कैसी चीज़ें होती है, फिर उसके बाद जब ये छोड़ के चले जाते हैं तब क्या क्या चीज़ें होती है। एंड ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। वॉयलेंस किस तरीके से वुमेन के ऊपर होता है, लॉस, सर्वाइवल, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन लॉस इन बापसी सिद्धवास आइस कैंडी। ये लॉस का टर्म आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस में, सेंस ऑफ लॉस लिख देंगे या फिर, ठीक है। तो इसमें जो इंसान के मॉरल वैल्यूज है ना, बेसिकली उसका लॉस बताना है कि जैसे ही एक बार थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि इंसान का असली चेहरा देखने को मिल जाता है। मास किलिंग्स होंगे, रेप्स होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, आयाज अब्डक्शन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कम्युनल हार्मनी कोलैप्स कर जाती है, ठीक है भाई। लेनीज लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, families are torn apart and uprooted, ice candy man's transformation from lover to abductor, religious hatred and betrayal। तो लोग जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे होते कुछ टाइम तक, जैसे ही राइट्स की सिचुएशन बनती है कि उनका भरोसा टूट जाता है पूरी तरीके से, यानी एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल वूंड्स, साइकोलॉजिकल वूंड्स आ जाते हैं ना दिमाग पे, एक तरह से बहुत ज़्यादा घाव भर जाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है भाई। जो फिजिकल वायलेंस तो दिखता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस नहीं दिखता किसी को। और वुमेन्स के लॉस ऑफ डिग्निटी एंड एजेंसी दिखाते पार्टीशन के टाइम। नेक्स्ट इज विमेन कैरेक्टर्स ऑफ आइस कैंडी मैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन लेनी। तो आया का क्या रोल था, आयाज अब्डक्शन किस तरीके से लेनी को ट्रॉमेटाइज कर देती है। लेनी की मदर एंड ग्रैंड मदर जो है स्ट्रेंथ, कंपैशन, मॉरल करेज ज़्यादा दिखाती है उसके आसपास के आदमियों के कंपेरेटिवली। एंड थ्रू ऑब्जर्विंग वुमेन सफरिंग ड्यूरिंग पार्टीशन, तो लेनी को काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज होती है कि भाई इस समाज में हमारे वुमेन कितनी कमज़ोर होके रह गई है पेट्रियार्कल सोसाइटी में। So then women's experiences shape Lenny's moral consciousness। तो जो लेनी है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से सीख रही है अपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, कि कितनी इनजस्टिस होती है उन लोगों के साथ, उन्हें सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल सर्वाइवल होता है उनका। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बापसी सिद्धवा यूजेज अ चाइल्ड नरेटर इन आइस कैंडी मैन, हाउ डज दिस अफेक्ट द रीडिंग ऑफ दिस नॉवल। ओके, लेनी का इनोसेंस दिखाते हैं। नाइव ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो हम मासूम कहते हैं ना कि मासूम ऑब्जर्वेशंस हैं, इमोशनल डेप्थ डाली है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आया का जो ऑब्डक्शन हो जाता है तो वो लेनी की आंखों से किस तरीके से वो ऑब्जर्व करती है, उसको समझती है, ठीक है। तो एक ड्रामेटिक आयरनी दिखाई है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रल पारसी चाइल्ड, ये ऐसे किसी का भी आंख बंद करके सपोर्ट नहीं करती कि हाँ तुम ही सही हो तुम ही गलत हो, तो कोई कम्युनिटीज़ में भेदभाव नहीं है। ओके, ट्रेजेडीज, इंटीमेट एंड पर्सनल चीज़ें ये नरेट करती है। सेक्शुअल एंड कम्युनल टेंशंस देखती है अपनी आंखों के सामने। तो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है कि आया के एडमायरर्स होते हैं वही उसका एक्चुअली हिडन डेंजर्स होते हैं। ओके, इसके अलावा भी ये क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं, देखो, सेंस ऑफ लॉस, मदर एंड ग्रैंड मदर,
आइस कैंडी मैन इज रिफ्लेक्टिंग पारसी आइडेंटिटी एंड व्हाट डज द टाइटल आइस कैंडी मैन सिग्निफाई। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, जैसे ही आप इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचने लगोगे ना आराम से लिख दोगे। ओके